हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज न्यू सेशन। आज हम लोग सेकंड सेशन कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। और आपको याद होगा लास्ट क्लास हमने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज, 3 जर्नल एंट्रीज आपको करके बताया था। आज हम लोग अपने जर्नल एंट्रीज के सिलसिले को आगे करेंगे, बढ़ाएंगे और कुछ सम्स भी करेंगे, कुछ टॉपिक रिलेटेड सम्स करेंगे। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बच्चों बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आप जैसे हमारे स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं। सो हर टॉपिक को पहले हम लोग समझेंगे और उसके बाद उसके रिलेटेड, उसके ऊपर में जो बेस करके सम्स होंगे उसे करेंगे। बट आज सबसे पहले एक ड्यू डेट निकालना आपको सिखाते हैं। एक छोटा सा सम लिए हैं। आगे भी हम लोग और ड्यू डेट्स निकालना सीखेंगे। आज सिर्फ एक छोटा सा सम लेकर के हम लोग ड्यू डेट पे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों आज हमारा फोकस ज़्यादातर जर्नल्स पे है। सो किस तरह से ड्यू डेट निकाला जाता है ये हम आज आपको दिखाएंगे। हालांकि आप लोगों को तो पता ही होगा ड्यू डेट कैलकुलेशन करना। आप लोग मैथ्स में भी एवरेज ड्यू डेट करके एक चैप्टर किए होंगे। एनीवेज, ए ड्रॉ बिल्स ऑन बी फॉर ₹20,000 ऑन 15 जनवरी 2020। सो 15 जनवरी 2020 को ए ने बी के ऊपर में बिल बनाया, राइट। कितना दिनों के लिए बनाया बच्चों? 45 डेज के लिए बनाया, राइट। आपको बोला गया है कैलकुलेट द ड्यू डेट। सो कैलकुलेट द ड्यू डेट निकालना है, मतलब आपको पता करना है कि ये 45 डेज कब खत्म हो रहा है। सो बच्चों, ये 45 डेज कब खत्म हो रहा है, कैसे पता चलेगा हम लोगों को? देखिए, अभी जनवरी में ये कब बनाया गया? 15 डेज, 15 जनवरी को। सो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए जनवरी। आपको ये पता होना चाहिए कि हर महीना में कितना डेज होता है। हर महीना में कितना डेज होता है? जनवरी में 31, फरवरी में 28, लीप ईयर में 29, मार्च 31, अप्रैल फिर 30, मई 31, जून फिर 30 और जुलाई और अगस्त एक ऐसा 2 महीना होता है जो बैक टू बैक 31, 31 डेज होता है। फिर सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, इसे ऑल्टरनेट करके जनवरी से 31 से शुरू होता है। तो जनवरी में टोटल आपका 31 डेज होता है, राइट। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे हम लिखते हैं। सो टोटल आपका 31 डेज होता है। आपको 45 डेज मिला है टोटल, राइट। और बिल बना कब है? 15th। यानी कि जनवरी का 15 दिन पार हो चुका है। आपको जनवरी में सिर्फ कितना दिन मिल रहा है? जनवरी में 16 डेज लेफ्ट, राइट। समझ में आ रहा है? सो ध्यान से समझिए, 15 जनवरी को बिल बना है। सो देयरफॉर जनवरी का 15 दिन खत्म हो गया है। मतलब आउट ऑफ दिस 45 डेज जो हमें समय दिया गया, उस 45 डेज में से 16 डेज जनवरी में यूज होगा। सो 16 डेज जनवरी में आ जा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट मेरे बच्चों? आपको समझ में आ रहा है ना ये बढ़िया से? सो 45 डेज में से 16 डेज जनवरी में चला गया, क्योंकि जनवरी में 16 दिन बचा हुआ है अभी भी। उसके बाद आउट ऑफ 45 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा? 29 डेज। बच्चों, ये 29 डेज कहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे यूज होगा? फरवरी में। अब हम आपको बता दें, आप सोचते हो कि फरवरी में 28 डेज होता है, लेकिन नहीं बच्चों, 29 डेज। क्यों? क्योंकि ये 2020 है, दिस इज अ लीप ईयर। सो फिर यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो इट्स अ लीप ईयर, सो देयरफॉर आपका 45th डेज, 45 डेज जो टोटल आपको मिला था, वो खत्म कब हो रहा है? फरवरी का 29 तारीख को। 29, क्योंकि पूरा का पूरा फरवरी का 29 डेज को ले लिया गया। सो फरवरी का 29 तारीख को बच्चों ये यहाँ पे आपको मिल रहा है, खत्म हो रहा है 45 डेज। सो आउट ऑफ 45 डेज 16 दिन जनवरी में और 29 दिन फरवरी में, राइट। सो देयरफॉर 29 फरवरी को खत्म हो रहा है। यहां से आप और 3 दिन का ग्रेस लो लेना। क्वेश्चन अगर नहीं भी बोलेगा तो ले लेना, अज्यूम कर लेना कि ग्रेस है। सो 29 फरवरी के बाद आता है 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च। सो ये हो गया 3 मार्च, 3 दिन, जिस दिन तीसरा ग्रेस डे आपका खत्म हो रहा है। सो आपका बिल का ड्यू डेट 3
March 2020, दिस इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। मतलब ये जो 45 डेज दिया गया था, ये 45 डेज ग्रेस पीरियड को लेकर, इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड 45 डेज प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड को अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे, तब जा करके 3 मार्च को हमारा ये खत्म हो रहा है और बिल का ड्यू डेट 3 मार्च होगा, राइट। और याद रखना यहाँ पे 45 डेज कैसे खत्म हो रहा है, कैसे निकाले। जनवरी का 15 जनवरी को ये बिल बना था। सो हमने देखा जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज 31 होता है। देखिए बच्चों, जब डेज में आएगा तो ही प्रॉब्लम होगा, मंथ में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 3 महीना बोल देता, सो 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल प्लस 3 दिन ग्रेस, तो आपका हो जाता 18 अप्रैल। सिंपल कैलकुलेशन। बट जब डेज में दिया रहता है तब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि डेज में जब रहेगा बच्चों, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हर मंथ में कितना डेज होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। सो जैसे हमने यहाँ पे अप्रोच लगाया, जनवरी में हमारा 31 डेज होता है, 15 दिन तो ऐसे ही हट गया क्योंकि 15 जनवरी को बिल बना है। सो हमारा डेज 45 डेज हम लोग काउंटिंग कब से शुरू करेंगे, 15 जनवरी के बाद से। यानी कि 15 जनवरी अगर जनवरी में था, हट गया है, 15 दिन जनवरी से हट गया है, तो जनवरी में हमें मिलता है 16 दिन। सो 45 दिन से 45 दिन में से 16 डेज आपका जनवरी में चला गया। अभी भी 29 डेज है। वो 29 डेज हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फरवरी में। इत्तेफाक से ये 2020 है, लीप ईयर है, और फरवरी में 29 डेज होता है। अगर लीप ईयर नहीं होता तो फरवरी में 28 डेज होता, राइट। सो अगर 28 डेज होता तो आउट ऑफ 29 डेज जो बचा था, 28 डेज फरवरी में यूज़ होता और एक दिन हम लोग मार्च महीना में यूज़ करते। सो 1 मार्च को तब मेरा क्या हो जाता बच्चों, तब ये 1 मार्च को मेरा 45th डे खत्म होता। फिर 1 मार्च से हम लोग 3 दिन ग्रेस लेते हैं, 2nd, 3rd और 4th। सो 4th मार्च हमारा क्या बन जाता, 4th मार्च हमारा बिल का ड्यू डेट बन जाता, अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो। लेकिन सिंस ये लीप ईयर था तो बढ़िया हुआ। 2020 में लीप ईयर है, फरवरी में 29 दिन और एग्जैक्टली 29 डेज भी हमारा बचा हुआ है। सो 29 डेज एग्जैक्टली यूज़ हो गया फरवरी महीना में। सो ये जस्ट एक आइडिया दिए हैं बच्चों आपको कि किस तरह से ये ग्रेस पीरियड करना है। बच्चों, इस ड्यू डेट से रिलेटेड एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब अगर आप ग्रेस पीरियड देते हो, राइट, और अगर ग्रेस पीरियड का जो लास्ट डे होता है, ग्रेस पीरियड का अगर लास्ट डे किसी भी तरह का पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे, राइट, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, अगर किसी तरह का पब्लिक हॉलीडे है तो ड्यू डेट एक दिन पहले हो जाएगा, एक दिन पहले हो जाएगा। ड्यू डेट 2 मार्च हो जाएगा। याद रखना, ग्रेस पीरियड का तीसरा दिन, राइट, हम लोग ग्रेस पीरियड दिया है। अब अगर मान लीजिए ग्रेस पीरियड का जो 3rd डे था वो पब्लिक हॉलीडे में आ गया है, तो फिर हमारा ड्यू डेट एक दिन पहले हो जाएगा। और या उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, मतलब इमरजेंसी हॉलीडे, किसी तरह का स्ट्राइक हो गया, किसी पॉलिटिकल नेता का डेथ हो जाता है, कुछ छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है, तो अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है तो फिर 3 मार्च नहीं, तब एक दिन बाद हो जाता है, फिर 4 मार्च हो जाएगा। सो याद रखना, अगर पब्लिक हॉलीडे है, सो पब्लिक हॉलीडे होने से एक दिन पहले और इमरजेंसी हॉलीडे होने पर एक दिन बाद। सो अगर आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे पड़ रहा है तो एक दिन पहले, और अगर ड्यू डेट आपका इमरजेंसी हॉलीडे, उस दिन कुछ इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, तो फिर एक दिन बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस पे हम लोग अभी और भी सम्स करेंगे, बट आज हम जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहते थे बच्चों की किस तरह से हम लोगों को ये करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आज हम लोग एक पहला सम से शुरुआत करते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट सेशन में देख लिया था। सो 1 जनवरी 2011 X sold goods to Y for ₹50,000, right? On the date X draws a bill on Y for ₹50,000 due after 3 months. Y accepted the bill and returned it to X. Obviously जिसके ऊपर में बिल बनाया जाता है वो उस बिल को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके वापस ड्रॉवर को बिल दे देता है। X retained the bill till the due date.
मतलब एक्स ने बिल को अपने पास ही रखा ड्यू डेट तक, 3 महीना तक उस बिल को अपने पास रखा। एंड वाई मीट्स द बिल, मतलब वाई ने पैसा पेमेंट कर दिया ड्यू डेट में। हमें एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज और नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाना है। बच्चों हम लोग यहाँ पे लेजर अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हम लोग अभी जर्नल पे फोकस कर रहे हैं। सो हमें दोनों बुक के पार्टी के बुक्स में एंट्री पास करना है, एक्स और यहाँ पे है आपका वाई। सो एक्स सबसे पहले तो हमेशा याद रखना, जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे यू नीड टू आइडेंटिफाई द पर्सन, यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। जिन पार्टी के बुक्स में आप एंट्री पास करते हो, जिन पार्टीज के बुक्स में आप एंट्री पास करते हो, उन दोनों पार्टी के बीच में क्या रिलेशन है वो जरूर से आइडेंटिफाई करना। जब तक आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई नहीं करोगे आपको जर्नल करने में प्रॉब्लम होगा। और हमने देखा है बच्चों कि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज को रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और उसका एक पैटर्न बना लेते हैं और पैटर्न बना करके एक तरह से कोशिश करते हैं एंट्रीज पास करने के लिए। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये स्मार्टनेस, ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को करने का एक ही स्मार्टनेस है, एक ही ट्रिक है कि इसका एक एक एंट्री को समझा जाए, हर कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझा जाए। एक बार आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो ट्रस्ट मी आपको जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धीरे धीरे करेंगे बच्चों, हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से करेंगे, आप एकदम टेंशन ना ले, बढ़िया से हम लोग ये सम करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्स कौन है? एक्स ने गुड्स बेचा, तो अगर एक्स गुड्स बेच रहा है तो एक्स बिल बनाएगा, यानी कि एक्स ड्रॉवर है, राइट। और वाई के ऊपर में बिल बन रहा है, यानी कि वाई ड्रॉई है, राइट। एक्स ड्रॉवर है और वाई ड्रॉई है, क्लियर। एक्स ड्रॉवर और वाई ड्रॉई, ये हो गया आपका दो पार्टी। सो सबसे पहले शुरू करते, एक्स ने गुड्स बेचा 1 जनवरी 2011 को एक्स ने गुड्स बेचा, तो अभी हम लोग कौन बनेंगे? हम लोग एक्स बनेंगे, हम लोग गुड्स बेच रहे हैं वाई को। सो वाई हमारे लिए डेटर, वाई हमारे लिए डेटर हो जाएगा। आप अगर चाहें तो जैसे हमने आपको 11 के शुरू में जर्नल एंट्री सिखाया था बच्चों, हम वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में हम आपको ऐसा करके दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आए, अदरवाइज बाद में हम ये चीज़ ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं जैसे हम लोग करते थे ना, y हमारे लिए कौन हुआ? x है, अभी हम लोग x है। सो y हमारे लिए डेटर हुआ। डेटर होता है कौन? एसेट। कैसे डेटर हुआ? क्यों पैसा पाते हैं हम उससे? क्योंकि हमने उसको सेल्स किया। सेल्स मेरे लिए रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरा बढ़ा और वाई मेरा डेटर नहीं था, अब डेटर बन गया, एसेट बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री होगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो 50,000 का एंट्री पास करेगा एक्स, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब वाई के बुक में आ जाओ, अब जल्दी से अपने आप को चेंज करो, मतलब अपना रोल चेंज करो। अब हम लोग कौन बन गए? वाई, क्योंकि जिसके बुक में एंट्री पास करोगे वही बनकर सोचना पड़ेगा। वाई क्या कर रहा है? गुड्स खरीद रहा है। सो वाई गुड्स खरीद रहा है, वाई हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, हम लोग के पास एसेट बढ़ा। और हम लोग ये गुड्स किससे खरीदे? एक्स से खरीदे। क्या पैसा दिए हम लोग एक्स को? नहीं पैसा दिए हैं। तो एक्स हमारे लिए कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होता है? क्रेडिट। गुड्स एसेट बढ़ने से क्या होता है? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। $50,000। ये मेरा पहला एंट्री हो गया वाई के बुक्स में सेल्स का, और सॉरी एक्स के बुक में सेल्स का और वाई के बुक्स में परचेज का। आगे बढ़ते हैं। वाई एक्सेप्टेड द बिल, मतलब बिल बना 1 जनवरी को ही।
सो एक्स ने बिल बनाया, अब हम लोग एक्स है, हम लोग बिल बनाए वाई के ऊपर में। तो हम लोग जब बिल बनाए वाई के ऊपर में, तो वाई हमारे लिए कौन था? वाई हमारे लिए डेटर है, अब हम लोग एक्स है। सो वाई हमारे लिए डेटर है बच्चों। तो मैंने आपको लास्ट क्लास कल ही कहा था, लास्ट क्लास कहा था फर्स्ट सेशन में, कि जब हम लोग ड्रॉवर बिल बनाता है, राइट, तो ड्रॉई और ड्रॉवर के लिए, दोनों के लिए बिल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। एक दूसरा का अहमियत, एक दूसरा का इंपॉर्टेंस डिक्रीज होता है और बिल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। मतलब अब एक्स अपने, अब एक्स वाई को डेटर नहीं समझेगा, क्योंकि अब एक्स ने वाई का जगह किसे दे दिया? बिल को दे दिया है। दैट इज बिल्स रिसीवेबल। सो एक्स के लिए अब बिल रिसीवेबल एज एन एसेट होगा, और वाई उसका जो डेटर था, वाई उसका डेटर एज एन एसेट घटेगा। उसी तरह जर्नल एंट्री अब होगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि डेटर का अकाउंट क्लोज करने से, एसेट का अकाउंट क्लोज करने से क्रेडिट होता है, टू वाई अकाउंट 50,000, राइट। सो एक्स के नज़रिए से अगर सोचा जाए, अभी हम लोग एक्स है और हम लोग अपने नज़रिए से सोचे बच्चों, तो हम लोगों का एक्स का क्या हुआ? एक्स के नज़रिए से सोचा जाए तो हम लोग जब बिल बनाए वाई के ऊपर में, और जैसे ही वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, हमारे लिए अब बिल एज एन एसेट, अब हम लोग बिल के बदले में पैसा मिल रहा है, हम लोग को बिल के अगेंस्ट में पैसा मिलेगा। सो हम लोग अपने बुक्स को अब बिल को एज एन एसेट मान रहे हैं, और वाई को, जिसको मैंने पहले एसेट माना था, अपना डेटर माना था, अब उसे हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अब वाई का जगह बिल ले लिया है। सिमिलरली वाई का बुक में आ जाओ, अब तुम लोग अपने आप को वाई समझो, मतलब हम लोगों के ऊपर में अब बिल बन रहा है। तो जब हमारे ऊपर में बिल बना, तो हमारे लिए लाइबिलिटी अब बिल है। सो वाई के लिए अब लाइबिलिटी बिल हो जाएगा, ना कि एक्स, राइट। सो वाई क्या करेगा? वाई क्या करेगा? वाई के लिए, वाई के बुक्स में क्या चेंजेस आ रहा? वाई के लिए बीपी एज अ लाइबिलिटी बढ़ा, क्योंकि जैसे उसके ऊपर बिल बना और उसने बिल एक्सेप्ट किया, अब उसके लिए बीपी एज अ लाइबिलिटी, और एक्स जो उसका क्रेडिटर था, उसका लाइबिलिटी वो अब घट जाएगा। वो एक्स का अकाउंट बंद करेगा और बीपी का अकाउंट खोलेगा। सो जर्नल एंट्री होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, 50,000, राइट। अब 3 महीना का समय दिया गया था 1 जनवरी से। सो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, प्लस 3 दिन ग्रेस, 4 अप्रैल। सो अब आ जाते हैं 4 अप्रैल। 4 अप्रैल 2011 को क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है। सो एक्स के बुक में और वाई के बुक्स में। सो जब पेमेंट होगा बच्चों, पहले एक्स के बुक में हो, तो जब पेमेंट होगा, राइट, मैंने क्या किया था, जैसे ही बिल का ड्यू डेट आया है, ये हमारा बिल का ड्यू डेट है, बिल की वैलिडिटी इसी दिन तक है। बिल एक्स के पास है, तो जिस दिन ड्यू डेट आया, एक्स के लिए बी आर अब एसेट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा सर? क्योंकि उसकी जो ड्यू डेट थी, उसका 3 महीना तक का वैलिडिटी था। 3 महीना जैसे ही खत्म होता है, ड्यू डेट जैसे आता है, बी आर एज एन एसेट घट जाता है, उसकी वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब वो कागज का टुकड़ा बन गया, सिंपल, राइट। सो बी आर एज एन एसेट घटा, और वाई ने पैसा दिया, तो वो पैसा कहाँ आया बच्चों? वो पैसा एक्स का बैंक में पैसा आएगा। सो एक्स का बैंक में पैसा आया, बैंक उसका बड़ा, एसेट बड़ा, डेबिट, और अब उसका बी आर एज एन एसेट घटा, क्योंकि बी आर के बदले जो पैसा आना था आ चुका है, एक कारण। और दूसरा कारण, बी आर क्यों बंद कर रहे हैं? दूसरा कारण, ड्यू डेट आ गया है। सो ड्यू डेट का दिन हम लोग बी आर का अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो एसेट घटा, क्रेडिट, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, राइट। अब वाई के तरफ से सोचो, अब हम लोग वाई बन जाते हैं। वाई के लिए बीपी एज अ लाइबिलिटी, बीपी बिल्स पेबल लाइबिलिटी खत्म, और बैंक उसका जो एसेट था, एसेट बैंक घटेगा, पैसा निकला क्रेडिट, और जब उसने पेमेंट किया तो उसका लाइबिलिटी घटा, डेबिट। जर्नल एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
राइट। और इसी के साथ ये सिंपल सम था, 3 जर्नल एंट्रीज जो हमने लास्ट सेशन में किया, जो मैंने आपको 3 जर्नल एंट्री सिखाया था, बस उसी के ऊपर में ये बेस में ये सम था। और एक हम लोगों ने ड्यू डेट देखा, आज कैलकुलेट किया। अब बच्चों हमारा आज का नया टॉपिक शुरू होगा, और ये नया टॉपिक इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है that what are the options available with the drawer to do with the bill। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर आप अचानक से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं कि ड्रॉवर के पास क्या ऑप्शन है, ड्रॉवर के पास क्या ऑप्शन है बिल के साथ करने के लिए। ड्रॉवर के बारे ही क्यों बोल रहे हैं, ड्रॉई के बारे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? बच्चों थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, समझने की कोशिश करिए। यह है ड्रॉवर, याद है सलमान और आमिर, इसने बिल बनाया ड्रॉई के ऊपर, ये बिल एक्सेप्ट करता है, ये बिल एक्सेप्ट करके वापस भेज देता है ड्रॉवर के पास। बिल ड्रॉवर के लिए एसेट है, मैंने आपको कहा था, और यही बिल ड्रॉई के लिए जिसके ऊपर में बिल बनता है, ये लायबिलिटी है, ये याद है। अब देखो बिल किसके पास है, बिल किसके पास है? बिल है ड्रॉवर के पास, और ड्रॉवर के लिए बिल ये क्या है? एसेट। सो देयरफॉर ड्रॉवर के पास ऑप्शंस है कि वो अपने एसेट्स के साथ क्या क्या कर सकता है। वो तो उसका लाइबिलिटी है ड्रॉय के पास, ड्रॉय क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। और वैसे भी बिल तो ड्रॉय के पास है ही नहीं, बिल तो ड्रॉवर के पास है, बिल ड्रॉवर के पास है, वो बिल ड्रॉवर के पास है, याद रखना। तो ड्रॉवर ही अगर कुछ करना है तो वो कर सकता है उस बिल के साथ, और वो बिल ड्रॉवर के लिए एसेट है, राइट। तो आपके पास जब एक एसेट होता है तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं उस एसेट्स को अपने फायदे के लिए यूज करने का, राइट। वो एसेट्स आपके पास है, ड्रॉवर के पास है। इसलिए मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद द ड्रॉवर टू डू विद द बिल। ड्रॉवर क्या कर सकता है बिल के साथ? मैंने कतई नहीं कहा कि ड्रॉय क्या कर सकता है बिल के साथ। ड्रॉय कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रॉय के पास तो बिल है ही नहीं। बिल का मालिक वो नहीं, बिल का मालिक तो वो है जिसने बिल को बनाया है, ड्रॉवर। और बिल ड्रॉवर के पास है, उसके पास ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है बिल के पास। बिल के साथ क्या कर सकता है? बिल है क्या? एसेट। बच्चों अगर आपके पास एक एसेट है, मान लीजिए आपके पास आधा 500 ग्राम सोना है, आधा किलो सोना है, आपके पास 500 ग्राम सोना है, क्या कर सकते हो आप सोना के साथ, गोल्ड के साथ? एसेट है ना क्या, गोल्ड। क्या कर सकते हो, सोचो तो थोड़ा सा। एक एसेट का इस्तेमाल दो कारण से यूज हो सकता है। अगर दो कारण से एसेट हमको बेनिफिट देते हैं, इतना पता है। हम आपको सोना दे दिया, अब अगर हम आपसे पूछे कि सोना के साथ तुम क्या करोगे, क्या कर सकते हो, तो बेसिकली तुम देखो कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन होता है। एक, इस सोना को हम बेच देंगे, बेच के पैसा आ जाएगा, वो एक ऑप्शन तो ऑब्वियसली है। या इस सोना को हम कहीं पे रख के, मॉर्गेज रख के, उसके अगेंस्ट में पैसा ले सकते हैं, राइट। और इस सोना से हम अपना लाइबिलिटी पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए सोना का वैल्यू 50 लाख है, और हमने किसी से लोन लिया था 50 लाख, तो उस लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए हम अपना एसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम अपना सोना दे देंगे और उससे अपना लाइबिलिटी खत्म कर देंगे, ठीक। सो बीआर हमारा एसेट है, राइट। इस बीआर के साथ हमारा मतलब, हम लोग ड्रॉवर अगर अपने आप को मान ले, तो अभी हम लोग अपने आप को ड्रॉवर के जगह में रखते हैं, और बिल रिसीवल हम लोगों के लिए एसेट है। तो हम लोग बिल के साथ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग बिल के साथ? तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं ड्रॉवर के पास बिल के साथ करने के लिए। एक,
वो बिल के अगेंस्ट में फंड रेस कर सकता है, वो बिल्स के अगेंस्ट में बैंक से पैसा रेस कर सकता है, और दूसरा वो बिल से अपना लाइबिलिटी पूरा कर सकता है। आई रिपीट माई सेल्फ, दूसरा वो बिल से अपना लायबिलिटी पूरा कर सकता है, क्योंकि वो बिल उसके लिए एसेट है। जो काम एक एसेट कर सकता है वही काम वो बिल रिसीवेबल भी कर पाएगा। हम लोग एसेट को बैंक में रख करके, हम लोग बैंक में सिक्योरिटी रख करके हम लोग लोन रेज करते हैं, उसी तरह बिल को भी बैंक में रख करके पैसा उठाया जा सकता है। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, हम आपको बताएंगे। और दूसरा, बिल्स एक एसेट है, उस एसेट को दे करके हम अपना लाइबिलिटी से मुक्ति पा सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं। सो ये बेसिकली दो एक काम होता है जो हम लोग एक एसेट के साथ कर सकते हैं, वही हम लोग बिल के साथ भी करेंगे। राइट, सो व्हाट इज द बिल? सो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने कहा, व्हाट इज दिस बिल फॉर ड्रॉवर? दिस बिल फॉर ड्रॉवर इज एन एसेट। राइट, this bill for drawer is an asset, and that's why drawer has an upper hand. That's why drawer has an option to do anything with this bill, because he is the owner of this bill. He is the owner of this bill. So therefore when the question comes that what are the options available with the drawer to do with the bill, इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपको पहला क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपने आप से कि ये बिल ड्रॉअर के लिए है क्या। सो ये बिल ड्रॉअर के लिए एक एसेट है, और हम जो इमेजिन कर सकते हैं कि एसेट के साथ यूज़ कर रहे हैं, हम किस तरह से एसेट को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप मशीनरीज वगैरह से कंपेयर मत करना है इसे, ठीक है। सो नॉर्मली एसेट्स को हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं, राइट, अपना बेनिफिट के लिए, उसी तरह हम लोग बीआर को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? याद रखना ये चीज़। सो देयरफॉर मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया, you can raise fund, you can raise fund, उस एसेट के अगेंस्ट आप फंड रेज कर सकते हो। एंड दूसरा, you can settle your debts, liabilities, debts बोलो या liabilities बोलो। सो इस एसेट, ये जो बिल है ना, ये जो बिल है, ये बिल एसेट है ड्रॉअर के लिए, और इससे दो काम किया जा सकता है। एक, वो रेस कर सकता है फंड, इस बिल के अगेंस्ट में पैसा उठाया जा सकता है, और इस बिल से लाइबिलिटीज पे की जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग अपने पहले ऑप्शन में आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। बिल से, बिल को हम लोग बैंक से डिस्काउंट करते हैं। ये जो मैंने आपको पहला ऑप्शन कहा था ना कि बिल को यूज़ किया जा सकता है फंड रेस करने में, पैसा रेस करने में, राइट। तो ये हम लोग अभी पहला ऑप्शन कर रहे हैं, जिसे हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। याद होगा जब आज से मैं आपको एक महीना पहले कैश बुक पढ़ा रहा था, तो मैंने कैश बुक में आपको ये बताया था कि एक चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसमें हम आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे। और आज वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुका है कि जब हम आपको डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल बहुत बढ़िया समझाएं। अब आपको समझ में आ भी गया होगा कि क्या है ये, आपको आइडिया मिल भी गया होगा। सो क्या होता है, देखिए आप पूरा कहानी समझिए। ये बिल है ड्रॉअर के पास, राइट, ये हमारा ड्रॉअर, ठीक है। अब मान लीजिए बिल का ड्यू डेट है 31 मार्च 2020, ये बिल का ड्यू डेट है, ठीक है। बिल बनाया गया था, बिल ड्रॉ हुआ था 1 जनवरी 2020, और ड्यू डेट है 31 मार्च 2020, ठीक है। ये जो बीच में जितना दिन है, इस दिन को हम लोग, जितना गैप है, इसे हम लोग मैच्योरिटी पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है? मान लीजिए एक
ड्रॉवर को जो बिल बनाया है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने बिल बनाया, अगर हम लोगों को इमरजेंसी कोई फंड का ज़रूरत है, हमें पैसा का ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बैंक के पास जाते हैं, हम लोग बैंक से फंड रेज करते हैं, हम लोग बैंक से पैसा बोरो करते हैं। अब बैंक हमारा चेहरा देख करके हमें लोन नहीं देता है। ओ तुम देखने में बहुत अच्छे हो तो लो 10 लाख, ओ तुम देखने में बहुत इतने अच्छे नहीं लग रहे हो मेरे को, लो 1 लाख। ऐसा नहीं होता है। बैंक हमारा पहला तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन होता है कि हम जो लोन लेते हैं, हम जो पैसा बोरो करते हैं बैंक से, क्या ये पैसा हम बैंक को वापस करने के योग्य है कि नहीं? क्या मेरा इनकम इतना है कि हम जो बैंक से पैसा लोन ले रहे हैं वो हम वापस कर सकें? एक नंबर। दूसरा नंबर बैंक ये देखता है कि आप हमें एज अ सिक्योरिटी क्या दे सकते हो, कि अगर कल को आप रिपे नहीं कर पाए पैसा तो हम आपका सिक्योरिटी, आपने जो एसेट को मॉर्गेज रखा है मेरे पास, हम उसे ले लेंगे। बिना कोई सिक्योरिटी का बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंक सिक्योर होना चाहता है कि वो जो लोन दे रहा है, वो जो आपको लोन दे रहा है, वो लोन को वो रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बैंक इस चीज़ का सिक्योरिटी कर लेता है। अब देखिए, मान लीजिए अब आते हैं इस पे, तो अब क्या हुआ, हमें अचानक से पैसा का ज़रूरत पड़ गया। मैंने बिल बनाया, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, 1 जनवरी को बिल बनाया और इसका बिल का ड्यू डेट है 31 मार्च तक। इस दौरान ये 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में, से फॉर एग्जांपल 1 मार्च को, एकदम 1 मार्च को हमको अचानक से पैसा का ज़रूरत पड़ गया। हमको अचानक से पैसा का ज़रूरत पड़ गया, पैसा का नीड आ गया हमको अचानक से। क्या करें? हम बैंक जाते हैं। हम बैंक जा करके बोलते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें आप कुछ पैसा लेंड कर सकते हो? बैंक बोलता है डेफिनेटली हम आपको लेंड कर देंगे, लेकिन क्या ऐसा कुछ आपके पास एसेट्स है कि जो आप हमें दे सकते हो, जिसके अगेंस्ट हम आपको पैसा दें, ताकि कल को हम भी सिक्योर रहें कि अगर आप पैसा हमको नहीं दीजिएगा तो हम ये एसेट को बेच करके पैसा निकाल सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि यार मेरे पास क्या है, मेरे पास कौन सा एसेट दे, और अपना प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग तो दे सकते हो, उतना ज़्यादा ज़रूरत का अमाउंट है नहीं हमको तो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए पैसा चाहिए। तो याद आता है कि मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है। हम उस बिल को लेकर जाते हैं बैंक और बैंक में बोलते हैं कि सर मेरे पास एक बिल है, राइट, जो मैंने फलाना व्यक्ति के ऊपर में बनाया है। ये बिल का ड्यू डेट है 31 मार्च। 31 मार्च को इस बिल का पैसा हमको मिलेगा। आप एक काम करिए, ये बिल को आज आप रख लीजिए अपने पास, और आज कौन सा तारीख है? 1 मार्च। ये बिल को आप रख लीजिए अपने पास, और इस बिल का जो अमाउंट है, ये अमाउंट आप हमें दे दीजिए। और जब 31 मार्च को इसका ड्यू डेट लगेगा और इसकी जब पेमेंट होगी तो इसका पैसा आप रख लेना, हमें मत देना। बहुत सिंपल लॉजिक में आपको समझा रहे बच्चों, ठीक है? यही होता है। सो ड्रॉवर क्या करता है, वो बिल को, मालिक तो वो है ना, वो जो चाहे वो बिल के साथ कर सकता है। ड्रॉई को इससे कोई मतलब नहीं होता कि बिल किसके पास है। अगर आपको मेरा फर्स्ट सेशन याद होगा, मैंने आपको कहा था ड्रॉई को इससे कोई मतलब नहीं होता बिल किसके पास है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ड्रॉई के लिए बिल लाइबिलिटी बन जाता है। बीपी इज अ लाइबिलिटी। ड्रॉई जिसके हाथ में बिल दिखेगा पैसा उसको देगा। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने पहले भी कहा है, ड्रॉई जिसके हाथ में बिल दिखेगा पैसा उसको देगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? सो देयरफॉर ड्रॉई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ड्रॉवर उस बिल को किसको दे रहा है। सो ड्रॉवर उस बिल को लेकर जाता है, मतलब हम लोग बैंक में जाके दे देते हैं और बैंक को बोलते हैं कि ये बिल अब रख लो। बैंक क्या करता है, हमें शॉर्ट टर्म नीड्स है, मेरे को जरूरत है पैसा का। बैंक बोलता अच्छा ठीक है, ये तू बिल मेरे को दे दे, इस बिल का जो पैसा है हम तेरे को दे देते हैं, लेकिन वो पूरा पैसा नहीं देता है। अब हमने दिया 1 मार्च को, और बैंक को पैसा कब मिलेगा? 31 मार्च को। सो लगभग बैंक हमें 1 महीना पहले ही पैसा दे रहा है। सो बैंक क्या करेगा, 1 महीना का इंटरेस्ट हमसे काट लेगा, एक चार्जेस काट लेता है, उसे हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। एक छोड़ दो डिस्काउंट, उस चार्जेस काट लेता है।
और वो चार्जेस काट के बाकी का पैसा हमें मेरा अकाउंट में मेरा बैंकर मेरा अकाउंट में डाल देता है। सो मेरा क्या हुआ कि हमको अब 1 महीना तक रुकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमको अपना ड्रॉइज इस बिल के अगेंस्ट पैसा चाहिए तो हमको और 1 महीना रुकना पड़ेगा। तो हम 1 महीना पहले उस बैंक के पास जाते हैं और अपने बैंकर के पास जाते हैं और बैंकर को बोलते हैं ये तू बिल रख ले, इसके अगेंस्ट में पैसा मेरे को दे दे, चार्जेस काट ले, जो काटना है पैसा हमको दे दीजिए। और जब 31 मार्च को, मतलब जब इस बिल का ड्यू डेट लगेगा, ड्यू डेट का दिन जब मेरा डेटर मेरे को पैसा पेमेंट करेगा, डेटर मतलब जिसके ऊपर मैंने बिल बनाया था, जब ड्रॉई पैसा पे करेगा तो पैसा आप रख लीजिएगा। ये बहुत सिंपल अरेंजमेंट होता है बैंक और कस्टमर के साथ, ड्रॉवर और बैंक के साथ। ये बहुत सिंपल एक समझौता है, साझगाट है, अरेंजमेंट है। ये जो पूरा प्रोसेस है, जो ड्रॉवर जाता है और अपना बिल को बैंक के पास रख देता है और बैंक उसके बदले में पैसा दे देता है ड्रॉवर को, लेकिन ड्रॉवर के हाथ में नहीं बल्कि उसके अकाउंट में पैसा डाल देता है। ये प्रोसेस को हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल के नाम से जानते हैं। और बैंक जो चार्जेस हमारे लिए काटता है, बैंक जो चार्जेस डिडक्ट करता है बिल का अमाउंट से, उस चार्जेस को हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, बैंक जो इंटरेस्ट काट लेता है हमसे, उस इंटरेस्ट को हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से जानते हैं। सो इससे क्या हुआ कि अगर मेरे को इमरजेंसी किसी फंड की जरूरत है तो बिल को इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल को हम ड्यू डेट के पहले, अगर हम ड्यू डेट तक वेट करना नहीं चाहते हैं, हमें पैसा का जरूरत पड़ गया है, तो हम उस बिल को ड्यू डेट के पहले बैंक के पास जा करके सरेंडर कर सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं, बेच सकते हैं एक हिसाब से बोल दो। बैंक को आपने दे दिया, अब उसका पैसा बैंक अपने पास रख लेगा, राइट। ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। और इसलिए आप डायग्राम में आप यहाँ पे देखोगे कि जो ड्रॉवर है वो बिल दे रहा है बैंक को, और बैंक क्या दे रहा है, पैसा। लेकिन ये पैसा हाथ में नहीं बल्कि इस ड्रॉवर का अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देता है, राइट। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कि ड्रॉवर बैंक जाके बिल बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है, इससे ड्रॉई को क्या इफेक्ट होता है? इससे ड्रॉई को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। एज आई हैव सेड अर्लियर, द ओनर ऑफ द बिल इज ड्रॉवर, सो द ड्रॉवर हैज अ लिबर्टी टू डू एनीथिंग विद द बिल। ड्रॉय इज ओनली कंसर्न्ड कि ड्यू डेट में बिल किसके पास है। एंड दैट्स व्हाई इफ यू रिमेंबर इन इंट्रोडक्शन क्लास आई टोल्ड यू ऑल दैट देयर आर 3 पार्टीज, 3 पार्टीज है बिल का, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई, 3 पार्टी है बिल का, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉवर जो बिल बनाया, ड्रॉई जिसके ऊपर में बिल बना, और पेई जिसके हाथों में बिल रहेगा ड्यू डेट का दिन, जिसके पास बिल रहेगा ड्यू डेट का दिन, जिसे पेमेंट फाइनली रिसीव किया करेगा। सो देयरफॉर ड्रॉई के बुक में देयर विल बी नो जर्नल एंट्री, क्योंकि ये डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, ये प्रोसीडियर जो है, ये जो पूरा प्रोसेस से ड्रॉई का फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ना एसेट्स बढ़ रहा है, ना घट रहा है, ना लायबिलिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, ना एक्सपेंस, ना रेवेन्यू, ना कैपिटल। सो ड्रॉई एंट्री पास कुछ नहीं करेगा, ड्रॉई को कुछ नहीं पता। सिंपल। ड्रॉवर एंट्री करेगा, ड्रॉवर की एंट्री करेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपको एंट्री समझ में आएगा। ड्रॉवर देखिए, एरो देखिए, ड्रॉवर ने क्या दिया, अपना बिल दे दिया बैंक में। सो ड्रॉवर के पास से बीआर चला गया। सो ड्रॉवर के पास से जो उसका बीआर एज एन एसेट, सो देखिए यहाँ पे एरो देखिए आप, ड्रॉवर के पास से ये बीआर जो है, ये बीआर चला जाता है बच्चों। सो दिस बिल रिसीवेबल जो ड्रॉवर के लिए एक एसेट था, ड्रॉवर इस बिल को किसके पास जमा कर दिया, बैंक के पास जमा कर दिया। किसके पास बच्चों जमा कर दिया, बैंक के पास ड्रॉवर ने बिल को जमा कर दिया। सो ड्रॉवर के पास से बीआर चला गया, राइट। और इसके बदले में क्या मिला, पैसा। कौन दिया, बैंक। कहां डाला, उसके अकाउंट में डाला, यानी कि ड्रॉवर के पास, ड्रॉवर का बैंक में पैसा आया। सो उसका लिए बैंक एज एन एसेट बढ़ा। सो अब डायग्राम से जर्नल एंट्री बनेगा, याद नहीं करना, डायग्राम को देख के जर्नल एंट्री बनेगा, ये चार्ट से जर्नल एंट्री बनेगा। ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं, ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री पास होगा, ड्रॉई के बुक्स में एंट्री पास नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ड्रॉई के बुक्स में एंट्री पास नहीं होगा, बिकॉज ड्रॉ इज नॉट गेटिंग इफेक्टेड विद दिस। सो देयरफॉर एज आई हैव सेड कि ड्रॉअर के लिए क्या हो रहा है, आपको ड्रॉअर की तरफ से सोचना पड़ेगा कि ड्रॉअर के पास से बीआर चला गया, ड्रॉअर के पास से बिल रिसीवेबल चला गया।
सो ड्रॉवर के पास अगर बी आर गया, बी आर एज एन एसेट घटा क्रेडिट, और बैंक में उसका पैसा आया तो बैंक एज एन एसेट बढ़ा डेबिट। लेकिन अगर बच्चों बी आर उसका 5,000 का था तो बैंक में उसका 5,000 नहीं आएगा, 5,000 में से कुछ माइनस होगा, माइनस एक्स। और ये एक्स क्या है बच्चों? ये एक्स है डिस्काउंटिंग चार्जेस, और वो डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस होता है, राइट। सो देयरफॉर अगर मान लीजिए 100 रुपया काटा, राइट, सो बैंक में हमको मिलेगा 4,900 रुपया, डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंस 100 रुपया। सो जर्नल एंट्री कैसे बनेगा? सबसे पहले बैंक एज एन एसेट बढ़ा और बी आर एज एन एसेट घटा, और बीच में डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक काटेगा, वो मेरे लिए एक्सपेंस बढ़ा डेबिट। सो बी आर एज एन एसेट घटा, डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंस, और बैंक एज एन एसेट। ये हो गया बिल डिस्काउंट करवाने का एक्सक्लूसिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ओनली, in the books of drawer only. The entry will not be passed in the books of drawing. There will be no entry in the books of drawing. So this is the journal entry for discounting of a bill. याद रखना, जब बिल डिस्काउंट करवाते हैं ड्रॉवर, तो ड्रॉवर जाके उस बिल को बैंक में रख देता है। सो ड्रॉवर के पास से बिल चला गया, बिल एज एन एसेट घटा, उसका पैसा बैंक में आया, बैंक एज एन एसेट बढ़ा। बट जितना का बिल गया उतना पैसा बैंक में नहीं आता है, तो जो बैंक चार्जेस काटती है उस चार्जेस को डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, और वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा सम है, इसको कर लिया जाए, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। और आज का सेशन हम लोग यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे। आज से हम लोग नया टॉपिक सीखे हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल हम लोग सीखेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले रामू एंड सोल गुड्स टू सामू। सो देयरफॉर बच्चों यहाँ पे ड्रॉवर, सबसे पहले तो ये जान लो यहाँ पे ड्रॉवर कौन है? रामू। सो रामू इज द ड्रॉवर एंड सामू इज द ड्रॉई। ये क्लैरिटी पहले होना चाहिए। 15 मार्च 2012, 15 मार्च 2012। सो 15 मार्च 2012 को क्या हुआ? गुड्स बेचा गया। तो पहले रामू गुड्स बेच रहा है। गुड्स अगर बेच रहा है, हम लोग अभी रामू समझ लेते हैं अपने आप को, हम लोग रामू है, हम लोग गुड्स बेच रहे हैं किसको बच्चों? सामू को। तो हमारे लिए सामू एज अ डेटर, सामू एज अ डेटर बढ़ेगा डेबिट, सामू अकाउंट डेबिट टू हमारे लिए हो जाएगा सेल्स अकाउंट। याद रखना हम लोग रामू हैं, सो हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, तो हमारे लिए सामू डेटर होगा। डेटर एसेट है 10,000, और हम लोग ने सेल्स किया, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है। अब हम लोग आ जा सामू के बुक में। अब हम लोग अपने आप को सामू समझो। तो जब हम लोग सामू हैं बच्चों, तो हम लोग कौन है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग परचेज कर रहे हैं। सो हमारे लिए परचेज एज एन एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, ठीक है। हम लोग ने किससे परचेज किया बच्चों? हम लोग ने रामू से परचेज किया। कौन है रामू हमारा? रामू हमारा क्रेडिटर होगा। क्यों क्रेडिटर होगा? क्योंकि रामू को हमने पैसा अभी तक नहीं दिया है। सो रामू हमारा क्रेडिटर है, रामू हमारा लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सो ये हमारा पहला जर्नल एंट्री हो गया परचेज का और सेल्स का। रामू ने सेल्स किया और सामू ने परचेज किया। और सामू ने एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय रामू एट 4 मंथ्स। 10,000 रुपये का बिल एक्सेप्ट किया, राइट। सो 15 मार्च को, 15 मार्च 2012 बच्चों बिल बनाया गया। अब हम लोग रामू है, बिल कौन बना रहा है? रामू। तो पहले रामू का बुक्स में आ जाओ। हम लोग जब बिल बनाएंगे तो हमने आपको कहा था रामू की तरफ से सोचो। अब जब हम लोग बिल बनाएंगे तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल एज एन एसेट हो जाएगा। और हम लोग बिल किसके ऊपर बना रहे हैं? सामू के ऊपर बना रहे हैं। हमारे लिए सामू कौन था? डेटर था। बिल बनाने के बाद सामू हमारा डेटर नहीं है, सामू हमारा डेटर नहीं है। 10,000 रुपये से सामू हमारा डेटर नहीं है। डेटर हमारे लिए एसेट घटेगा, क्रेडिट। सो याद रखना रामू के लिए बी आर का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा और सामू का इंपॉर्टेंस घटेगा। रामू के लिए बी आर एज एन एसेट बढ़ेगा और सामू एज एन एसेट घटेगा। सामू के लिए सोचो बच्चों, अब हम लोग सामू हैं। अगर हम लोग सामू हैं तो हम लोगों के ऊपर में बिल बन रहा है, तो अब हमारे लिए एक नया लाइबिलिटी आया जिसका नाम है बीपी। सो बीपी मेरा लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट 10,000। और ये लाइबिलिटी किसके बिहाफ में आया? ये रामू के जगह में आया। तो हमारे लिए रामू जो हमारा लाइबिलिटी था,
हमारा रामू एज अ लाइबिलिटी घटेगा डेबिट और बीपी एज अ लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट। ये एंट्री पास कर लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है ड्यू डेट। मैंने आपको कहा था कि ड्यू डेट का सही कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है, इसका इम्प्लीकेशंस कहीं कहीं है और आज वो आ गया है जो आपको इसका इम्प्लीकेशन दिखाएंगे। सो 15 मार्च को बिल बना है और 4 महीना का समय दिया गया था, 4 महीना का समय। सो सबसे पहले तो ड्यू डेट हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों। अगर आप ड्यू डेट देखोगे, ठीक है, अगर आप ड्यू डेट देखोगे सो देखिए ड्यू डेट समझिए, यहाँ पे ड्यू डेट कितना होगा। 15 मार्च को बना है, सो वहां से गिनिए 4 महीना, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई। सो 15 जुलाई और प्लस 3 दिन ग्रेस अगर लोगे तो 18 जुलाई आपका ड्यू डेट है। ठीक है, ये याद रखना, 18 जुलाई ड्यू डेट है। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे लिखता है रामू ने बिल को जाकर डिस्काउंट करवा लिया 15 अप्रैल को। 15 मार्च को बिल बना था और 15 अप्रैल को जाके उसने बिल डिस्काउंट करवा लिया। कितना? 18% पर एनम। ये बच्चों 18% पर एनम जानते क्या है? ये इंटरेस्ट का रेट है, यही है डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग 18% पर एनम, टाइम मतलब 1 साल के लिए 18%। ठीक है, अब देखो हमें डिस्काउंटिंग का एंट्री पास करना है। सो मैंने आपको कह दिया था ड्रॉई के बुक्स में डिस्काउंटिंग का कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। 15 अप्रैल जब बिल डिस्काउंट हो रहा है, 15 अप्रैल 2012, 15 अप्रैल जब बिल डिस्काउंट हो रहा है बच्चों, तो ड्रॉई का बुक्स में एंट्री नहीं होगा। जो एंट्री होगा वो यहाँ एंट्री होगा ड्रॉअर के बुक्स में। क्या होगा? जब हम लोग बिल डिस्काउंट करवाते हैं तो हमारे पास से बीआर चला गया, हम लोग ड्रॉवर है, हमारे पास से बीआर चला गया, बीआर हमारे लिए एसेट, बीआर हमारे लिए एसेट घटा। कितना से घटा बच्चों? 10,000 रुपया से घटा। लेकिन क्या बैंक हमें 10,000 रुपया दे रहा है? नहीं बच्चों, बैंक हमें 10,000 रुपया नहीं देगा। तो बैंक हमें कितना पैसा देगा हम बताते हैं। बैंक आपको 10,000 में से 18% का इंटरेस्ट काटेगा। अभी 18% पर एनम का रेट था। अब तुम देखो, हम लोग ने डिस्काउंट कब करवाया है बिल? हमने डिस्काउंट करवाया है 15 अप्रैल को। ठीक, यानी कि बैंक से हमने पैसा कब लिया? अगर ध्यान से देखोगे तो बैंक से हमने पैसा ले लिया है 15 अप्रैल को, बैंक से पैसा ले लिया, राइट? ये है ना, इस दिन जिस दिन डिस्काउंट हो रहा है उस दिन हमने बैंक से पैसा ले लिया। बैंक को पैसा कब मिलेगा? बैंक को पैसा मिलेगा 18 जुलाई को, क्योंकि ये है बिल का ड्यू डेट। सो बैंक जिस दिन हमें पैसा दे रहा है और बैंक को जिस दिन पैसा मिलेगा, ये जो बीच में जो गैप है इतना दिनों का, उतना दिन के लिए बैंक हमसे इंटरेस्ट काटेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, बैंक जिस दिन हमको पैसा दे रहा है, मतलब जिस दिन हम बिल को डिस्काउंट करवा रहे हैं और जिस दिन बिल का ड्यू डेट है, मतलब जिस दिन बैंक को पैसा मिलेगा, सो डिस्काउंटिंग जिस तारीख को करवाएं और ड्यू डेट जिस दिन को है, उसका बीच में जो गैप है, जितना महीना जितना दिन है, उतना गैप, उतना महीना, उतने दिनों के लिए बैंक हमसे इंटरेस्ट काटेगा। सो 15 अप्रैल को हम ड्यू डेट, 15 अप्रैल को हम जा करके बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं बिल को और 18 जुलाई को ड्यू डेट है। सो 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, मतलब 3 महीना, 3 महीना 3 दिन आ रहा, तो 3 दिन छोड़ दो, वो डेसिमल नेग्लिजिबल हो जाएगा। 3 महीना तुम देखो, 3 महीना पहले मैंने बिल का पैसा बैंक से ले लिया, तो बैंक जब हमसे इंटरेस्ट काटेगा बच्चों, तो वो 3 महीना के लिए काटेगा, राइट? सो इसका 1 2 1 2 3 4 जा, राइट, एंड 4 25। ठीक है, और आप या तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2
50, सो 450 रुपीज़ आ रहा है। यानी कि बैंक हमसे डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना काटेगा, 450। सो 10,000 में से 450 काटेगा तो 9,550 रुपये हमको देगा। सो बैंक हमसे 450 रुपीज़ डिडक्ट कर लिया, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस। सो देखो डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंस, डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, बैंक में आएगा 9,550 डिस्काउंटिंग चार्जेस कटने के बाद, और BR मेरा 10,000 से चला गया। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। अब आ जाओ डायरेक्ट 18 जुलाई। 18 जुलाई 2012 को बिल का ड्यू डेट है, इस दिन बिल का पैसा मिलेगा। बच्चों इस दिन ड्रॉवर के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? अरे मेरे भाई क्यों होगा, बिल तो ड्रॉवर के पास है नहीं, बिल तो बैंक के पास है, क्योंकि मैच्योरिटी डेट में पैसा किसे मिलेगा, बैंक को मिलेगा। तो बैंक के बुक में एंट्री पास करोगा, ड्रॉवर को कुछ एंट्री पास नहीं करना है, क्योंकि ड्रॉवर ने 3 महीना पहले ही बिल्स का पैसा ले लिया था बैंक से। अब बिल तो उसके पास है नहीं, अब उसको पैसा क्यों मिलेगा, पैसा अब बैंक रख लेगा। ड्रॉवर के बुक में एंट्री नहीं होगा, लेकिन हाँ ड्रॉई तो अपने बुक में एंट्री पास करेगा ना। सो ड्रॉई के लिए BP एज अ लाइबिलिटी घटेगा डेबिट, BP एज अ लाइबिलिटी घटेगा डेबिट, और बैंक एज एन एसेट वो पे करेगा पूरा 10,000, बैंक एज एन एसेट घटेगा क्रेडिट। उसके लिए जो मैच्योरिटी डेट में वो एंट्री पास करता था वही होगा। ड्रॉई के लिए BP लाइबिलिटी चला गया डेबिट, और ड्रॉर और बैंक एज एन एसेट घटा क्रेडिट, और ड्रॉर के लिए कुछ नहीं, क्योंकि ड्रॉर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ड्रॉर ने 3 महीना पहले ही बिल को डिस्काउंट करवा लिया था। तो ड्यू डेट के दिन डिस्काउंट कराने के बाद, ड्यू डेट के दिन, मैच्योरिटी के दिन जब पेमेंट हो रहा है, तो उस दिन ड्रॉर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ेगा हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल पेमेंट के दिन ड्रॉर को फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, ड्रॉय को फर्क पड़ेगा। ड्रॉय जैसा एंट्री करता तो वैसे ही करेगा, ड्रॉ नहीं करेगा। सो बच्चों आई होप कि आज का नया टॉपिक डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल आप लोगों को समझ में आया हूँ, और इस पे हम लोग ने एक सम किया है, आगे भी बहुत सारा सम, हर सम में डिस्काउंटिंग आएगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। Next class we are going to see the second option, that what we can do with the bill, that is settlement of liabilities. So therefore do not forget to see the next class, to watch the next class, and keep revising. अगर confusion हो रहा है, वीडियोस आप फिर से देखो, एक एक एंट्री को समय दो, समझो, कॉन्सेप्ट समझो, तब करो। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कीप दिस इन माइंड, ठीक है? तो फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी फॉर क्लैरिफिकेशन और एनी डाउट्स। आई होप कि आई एम एक्सप्लेनिंग वेल एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। कोई भी दिक्कत होने से प्लीज़ हमें बोलिए, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, माई टीम इज ऑलवेज देयर विथ यू, राइट? सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।